नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और जो बड़ौदा उपचुनाव की सरगर्मियां हैं वो दिन प्रतिदिन उतार चढ़ाव इसमें देखा जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह नहीं है, दिलचस्प बात यह है कि जनता के साथ साथ यहाँ पर तमाम हरियाणा से और व अन्य राज्यों से यहाँ पर नेताओं का जो जो है आवागमन लगा हुआ है। और इस चुनावी मेले में लगातार सब अपने अपने प्रत्याशी के तौर पर जो है मदद और वोट की अपील करने आए हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ इस बड़ौदा उपचुनाव के सफ़र में नौक्सम चौधरी जी हमारे साथ हैं, जो बहुत ही कम उम्र की और बाहर से विदेश से वो पढ़ के आई हैं, ट्रिपल एमए हैं, व्यवसाय उनका अच्छा था, राजनीति में कैसे आए और आज यहाँ पर सफ़र कहाँ कहाँ वो घूमी हैं, कहाँ वोट की अपील की है, उन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। नौक्सम जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद जितेंद्र तो जी। जी, फिलहाल जो आज राजनीतिक माहौल की यदि बात की जाए जी, तो आज कहाँ कहाँ आप दौरा रहा, किसके पक्ष में आपने वोट मांगा और जी, किस तरह से आप देख रहे हैं कि आज जो है बड़ौदा उपचुनाव जो कि आज केंद्र बिंदु बना हुआ है हरियाणा का, जी। तो यहाँ किस तरह से देखा आपने माहौल? मैं भाजपा से हूँ, तो हमारा भाजपा का जो झझपा का जो संयुक्त कैंडिडेट है, जी। योगेश्वर दत्त मेरे बड़े भाई, हम उनके प्रचार में यहाँ चल रहे हैं। अभी कई गाँव में हम छोटी-छोटी बैठकें करके आए हैं। फ़िलहाल हम मदीना गाँव की तरफ रुख कर रहे हैं। और जो आपका कहने का ठीक है जी, सरगर्मियाँ बदल रही हैं, उतार-चढ़ाव आ रहा है। पर हम जितना ये जानते हैं गाँव-गाँव के छोटे-छोटे बैठकों से लेके चौपाल से लेके बड़ी-बड़ी बैठकों में बैठ रहे हैं कि योगेश्वर दत्त बड़े भारी मार्जिन से यहाँ जीत के जाएँगे। और हम जितने यहाँ पे समर्पित कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सब यहाँ पर योगेश्वर दत्त के समर्थन में उतरे हुए हैं और उनको यहाँ से भाजपा-जजपा का जो हमारा प्रत्याशी है, खिलाड़ी है, बेटा है, देश का बेटा है, उसे जिता के जाएँगे। आप बेहद ही कम उम्र में राजनीति में आए जी। और ख़ास तौर पर भाजपा में, और बाहर से आने के बाद कुछ और भी अन्य क्षेत्र में काम कर सकते थे। किस तरह से राजनीति में आना हुआ और जहाँ टोहाना, मेवात जैसे ज़िले जो कि पिछड़ा इलाका माना जाता है, जी। आज वहाँ राजनीति कर रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? जितेंद्र जी, ऐसा रहा कि जब मैं विदेश से लौटी थी तो किसी ऐसे रुक करके नहीं आई थी कि यहाँ पे चुनाव लड़ना है। मेरे पास कुछ 15 एक दिन की छुट्टी थी। उस छुट्टी में मैंने एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्विच करना था और 10 सितंबर की वापसी की टिकट करके आई थी। तो पर आदमी के निज़ाम बनते हैं और राजनीति में ऐसे आना हुआ क्योंकि मेवात जो है नीति आयोग के तहत भी हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा इलाका है। जी। मेरे वालिद साहब वहाँ से, मेरे पिताजी वहाँ से पहले जज हैं। तो फिर वहाँ से भाजपा से मेरा जुड़ाव हुआ और कुछ 25-26 दिन का एक फ़र्क था चुनाव होने में जब मुझे टिकट दिया गया। और ऊपर वाले की जैसी भी नेमत थी वहाँ पे हमने काम किया, आज भी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। राजनीति एक सफ़र है, लंबा सफ़र रहता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बल्कि मेरी ये सौभाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश ये प्रगति कर रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज नाम है हिंदुस्तान का। क्यों कह सकती हूँ? क्योंकि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है। एक ग्लोबल पहचान है आज के दिन भारत की, जिसका श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और हरियाणा भी जिस तरीके से प्रगति स्थल पे जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, उसी स्तर पे काम कर रहे हैं लगातार। तो आपने अपने पिता का ज़िक्र किया कि वहाँ पर जो है वो पहले ऐसे आदमी जो सेशन जज हैं और रिटायरमेंट फ़िलहाल राम सिंह जी शायद जी, उनका नाम है। जी, और जैसा मैं समझता हूँ, माताजी भी आपकी आईएएस कैडर में हैं। जी, तो ऐसा राजनीति एक किस वो आज का जो दौर है, कुछ लोग इसे व्यवसाय के तौर पर देख रहे हैं, जी, कुछ लोग सेवा भाव के तौर पर देख रहे हैं। जी, तो यहाँ पर जो है एक जहाँ एक तरफ आप नौकरी छोड़ के आए हैं, ये पद छोड़ कर के आए हैं, पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो है, जी, आज उनके लिए आप वोट माँग रहे हैं। जी। तो वो किस तरह से सेवा भाव कैसे है? वो उससे भी सेवा कर सकते थे, अपने पद से भी कर सकते थे। आज एसपी यहाँ पर वो बन जाते और उसके द्वारा समाज की सेवा की जा सकती थी। ये राजनीति से कौन-सी सेवा होती है? थोड़ा समझाने का प्रयास। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब आप कोई ज़िले के कप्तान हैं, जी। मान लिए, तो सलामी भी है, हुँ, रुतबा भी है, हुँ, एक ओहदा भी है। हुँ। राजनीति में आप ज़मीनी तौर पर जुड़ते हैं जी। कि किसी की ज़मीनी तौर पे आम आवाम की, हुँ, जनता की क्या मसले मसाइल हैं, समस्याएँ हैं, उनसे आप एकदम वाकिफ़ रूबरू होते हैं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि बेशक
वो अपना ज़िले के कप्तान बन के भी देश की सेवा कर सकते थे। पर जो राजनीति में जो लोगों से जुड़ाव रख सकते हैं, ज़मीनी तौर पे जो जुड़ाव रख सकते हैं और एक हिस्सेदारी रख सकते हैं आम जनता के साथ, वो आप एक ज़िले का कप्तान बन के नहीं कर सकते। तो एक वो बहुत योगेश्वर दत्त जी एक बहुत सौम्य सज्जन इंसान है, व्यक्तित्व उनका बहुत सौम्य है। उसी को वो आगे स्तर को लेते हुए शरीफ, जो शराफ़त एक लफ्ज़ लगाया जा सकता है, शब्द, वो योगेश्वर दत्त जी के साथ लगाया जा सकता है। तो यहाँ आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यहाँ मैदान में हैं, योगेश्वर दत्त के जो है पक्ष में वोट माँग रहे हैं। जी, दूसरी तरफ जो है कृषि कानून एक आया है, जी, जो 3 कृषि कानून आए हैं, उनको लेकर के कहीं न कहीं किसानों में जो है आंदोलित भी हुए थे, आपने पता है। जी, लेकिन उसका प्रभाव, क्योंकि किसानों से जुड़ा यहाँ पर ये हल्का माना जाता है। बेशक। तो क्या लगता है कि इस पर कितना कामयाब यहाँ पर हो पाएगी बीजेपी? क्योंकि तमाम नेता, स्टार प्रचारक, बड़े-बड़े लीडर यहाँ पर पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं। जी। देखिए, कृषि कानून आए और कुछ हद तक लोगों ने उस पे आक्रोश भी दिखाया, पर आप देख रहे हैं ढलते समय के साथ जितनी आवाम थी, जनता थी, समझ गई थी कि ये हमारे हक में है। हुँ। ये भी कोई शक नहीं है कि जो ये हम आज के दिन जो बड़ौदा की ज़मीन पे खड़े हैं, ये एक किसानों की ज़मीन है और वो भी किसान का बेटा है। योगेश्वर दत्त किसान का बेटा है, वहीं यहाँ का अपना बेटा है। यहाँ से उसने मेहनत करी, खिलाड़ी बना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम किया और एक बार उसको मौका दिया गया था तब तो लोग नहीं समझ पाए थे, दोबारा मौका दिया जा रहा है। लोगों का, बड़ौदा की जनता पे हम दोबारा आग्रह कर रहे हैं, आपको दोबारा मौका दिया जा रहा है। विपक्ष से जितना भी गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष गुमराह कर रहा है, राजनीतिक रोटियाँ आप नहीं नहीं सेक पाएगा, इसलिए आपको आवाम को गुमराह किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें योगेश्वर दत्त के लिए 3 तारीख को, ये आग्रह है मेरा। आखिरी सवाल, यहाँ जो चुनाव है, भालू जो कि इनका कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार यहाँ पर उतारा गया है, इंदुराज जिसे भालू भी कहा जाता है, जी, दूसरी तरफ पहलवान है। लेकिन जनता के बीच जाए तो वो कहीं न कहीं यहाँ पर जो है पार्टी समेत पार्टी जो बात करें, हुड्डा वर्सेस सरकार के साथ चुनाव बना हुआ है। जी, तो क्या लगता है इस बीच जो है इनका कितना महत्व रहने वाला है? व्यक्तिगत तौर पर जो है भालू की भी इतनी पहचान नहीं है, लेकिन जी, यहाँ हुड्डा का गढ़ माना जाता है। जी। तो इसको कैसे भेद पाएगी बीजेपी? देखिए, सबसे हम ये कहना चाहते हैं कि जो योगेश्वर दत्त जी हैं, एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल मुख्यमंत्री नहीं, उनको प्रधानमंत्री भी जानते हैं, परिचित हैं। तो एक व्यक्तित्व का तो बिल्कुल बहुत ऊँचे स्तर पर यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा और जहाँ तक ये 2 पार्टी है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है या बीजेपी वर्स जजपा वर्सेस कांग्रेस है, तो कोई बात नहीं, सब मिल-जुल कर यहाँ पे कर रहे हैं और ये मेरा आपसे पूरी जनता से निवेदन है, बड़ौदा की जनता से निवेदन है कि आप भारी मतों से जिताकर योगेश्वर दत्त को एक बार फिर मौका दीजिए। आपने बहुत-बहुत बातचीत की, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये थी नौक्षम चौधरी, जिन्होंने कहा कि यहाँ से जो उन्होंने दावा किया है कि भारी मतों से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भाजपा जेजेपी का जो है साझा उम्मीदवार है, वो यहाँ से जीतने वाला है और लोगों का प्यार उनसे मिलेगा। लेकिन समय बताएगा और 3 तारीख को मतदाता तय करेंगे कि आखिर इस जंग में ये जो ताज है वो किसके सर पे रहने वाला है। लगातार अपडेट्स के लिए और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, नौक्षम चौधरी जी यहाँ पर पहुँची हैं, उनकी व्यक्तित्व के बारे में आप क्या सोचते हैं, तमाम बातों पर आप अपनी चर्चा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही तमाम नेताओं से आपसे रूबरू कराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।